पूर्वांचल को गति देने के लिए तैयार योगी सरकार के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में आएगा बदलाव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह। बदलते दौर में पहुंच रहा है पूर्वांचल का विकास, लोग हैं प्रसन्न। भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता के रूप में मशहूर रिंग वेरपुर में 5 दिवसीय मेले का किया गया शुभारंभ। भविष्य के भारत में की गई राम राज की कल्पना और प्यासे बुंदेलखंड के लोगों को उपलब्ध होने लगा है हर घर नल योजना से पेयजल। पलायन कर रही आबादी धीरे धीरे गांव में हो रही है वापस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। बहुप्रतीक्षित और योगी सरकार का पूर्वांचल को जोड़ने वाले बड़े प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करेंगे। 341 किलोमीटर का ये मार्ग पूर्वांचल को नई गति देने में सक्षम होगा। मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश के विकास में नया इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि इस दिन यूपी वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के फर्राटा भरने से जहां समय के लिहाज से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो जाएगी, वहीं व्यापार और वाणिज्य को पंख लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सुल्तानपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। 341 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के एयर शो को भी देखेंगे। ये हवाई पट्टी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारने या उड़ान भरने के लिए निर्मित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था और 16 तारीख को इसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उसके बाद एक एयर शो भी है। एयर स्ट्रिप पर जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, चूंकि उस पर एयर स्ट्रिप पर कैसे जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट और कार्गो एयरक्राफ्ट उतरेंगे उसका भी एक प्रदर्शन होगा। तो एक बड़ा आयोजन है। विदाउट कॉस्ट ओवररन, विदाउट टाइम ओवररन, 36 महीने में 2 कोविड के जो है वेव्स आए, उसके बावजूद भी हमारे इंजीनियर्स ने, टेक्नीशियंस ने, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्होंने, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने डट कर जो है मजबूती से काम किया है। ये इसकी खास बात है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर रोड से शुरू होता है और यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित गांव हैदरिया में समाप्त होता है। एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, विशेष रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सुल्तानपुर समेत पूरे पूर्वांचल के लोग प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहे हैं। आकाश में गड़गड़ाते सेना के विमान भी उनकी आगवानी करने के लिए आतुर हैं, क्योंकि 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण उनके हाथों होना है। ये पिछले पूर्वांचल को देश और दुनिया की तेज गति से जोड़ने में सहायक साबित होगा। पूर्वांचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है जब पूर्वांचल को विकास की एक्सप्रेसवे मिल रही है। इससे सुल्तानपुर समेत पूरे पूर्वांचल को व्यावसायिक रूप से काफी लाभ होने वाला है। तमाम उद्योग पूर्वांचल का रुख करने वाले हैं, जहां लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इसलिए लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन का समय कितनी जल्दी समाप्त हो, जिससे लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर भी पूरा कर सकें। जहाँ तक तैयारी की बात है तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरे जिला में पूरी व्यवस्था की गई है और हमारे पार्टी की तरफ से और हमारी सांसद जी की तरफ से मैं स्वयं सब जगह जा करके लोगों से अपील किया हूं और सारी व्यवस्था की गई है, वाहनों की व्यवस्था की गई है। उन लोग को कैसे वो आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, उनके लिए एक नोडल के रूप में कार्यकर्ता हमारे रहेंगे, अन्य अधिकारी लोग उनको देखरेख करेंगे और सभी के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। और जहां तक लोगों के बीच खुशियों की बात है तो जनपद वासियों में एक विशेष खुशी है जिसका कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री के आने का हम सब लोग को बहुत ही इंतजार है। पहली बार हम उनसे मिलेंगे, वो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो हमारे सुल्तानपुर में आ रहे हैं और हमें उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साह है, हम महिलाओं में सबसे ज्यादा, और इसलिए हम सब कई बसों से भरकर जा रहे हैं। आगमन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। सुल्तानपुर में पहली बार मोदी जी आ रहे हैं तो इससे बड़ा उत्साह हम लोगों में है, सुल्तानपुर वासियों में है। और दूसरी बात कि जैसे यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे हाईवे बनी हुई है पूर्वांचल की, तो अगल बगल काफ़ी लोग इसमें खुश हैं, गांव वाले खुश हैं कि उनका रोजगार बढ़ेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आने पे उत्साह पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है और कार्यकर्ताओं में है, पूरी जनता को है। आम जनता खुश है उनके कार्य से। बड़े गर्व का विषय है कि हमारे सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और 30 फाइटर प्लेन वहां अपना कर्तव्य दिखलाएंगे। इससे गौरव का विषय हमारे सुल्तानपुर के लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडिट दिवस के अवसर पर बोलते हुए कहा कि इतने सालों बाद ये संस्था हमारी विरासत है जिसे हर पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी है। शुचिता, पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत और सरकार के जीवन में मॉरल बूस्टर है। आज देश जहां खड़ा है उसके लिए हमारे देश के हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिसका प्रतिफल अब लोगों को मिल रहा है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में जिस तरह देश के लोगों ने काम किया है वो सराहनीय है। टीकाकरण हो, आवास योजना हो, विद्युतीकरण हो या ODF योजना हो, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। इसके लिए ये संस्थाएं जो डेटा देती हैं उसके आधार पर ही योजनाएं बनती हैं। कि आप तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आज आप एडवांस एनालिटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो स्पेशियल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनोवेशन हमारे संसाधनों भी उसमें भी होना चाहिए और हमारी कार्यशैली में भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को फील्ड ऑडिट से पहले ही डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना शुरू किया है। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आप इन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को अपनी फील्ड स्टडी के साथ कंबाइन करेंगे तब इसके परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे। ये CAG और विभागों के बीच पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करने का माध्यम बनेगा। जब मैं सुनता हूं कि एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान को आपने इस प्रक्रिया में शामिल किया है तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी संस्थाएं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में जमीन से जुड़कर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन, ये अनुभव CAG को और उसके साथ साथ हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बेहतर निवेश और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के साथ दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल संवाद में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बदलने के तमाम अवसर मिले हैं, जिसका हमारी सरकार ने पूरा लाभ उठाते हुए बदलाव के प्रयास किए हैं। एक्सप्रेसवे हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, निवेश के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। कई मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एम्स की स्थापना की मांग के साथ बैंक और एटीएम की संख्या बढ़ाने की भी मांग की। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के विजय इंटरनेशनल स्कूल में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने किया। सांसद खेल स्पर्धा में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। महिला वॉलीबॉल में केजी क्लब, पुरुष वॉलीबॉल में एमबी क्लब 1 ने जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग की 400 मीटर की दौड़ में लोकेश और महिला वर्ग की शिवानी विजयी रहीं। 100 मीटर की दौड़ में संदीप सिंह और प्राची अपने अपने वर्ग में विजयी रहे। लॉन्ग जंप में पुरुष वर्ग में संदीप और महिला वर्ग में पूजा विजेता रहीं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल स्पर्धा का आयोजन कर सराहनीय पहल की है। ये गांव देहात के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी और इससे प्रतिभाएं सामने आएंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, खो-खो, क्रिकेट और कुश्ती, इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक हैं, तो पहले ब्लॉक लेवल जो तहसील में 2-2, 3-3 ब्लॉक हैं, तो पहले तहसील केंद्र पर एक स्थान पर ब्लॉक की टीमें खेल रही हैं। फिर फाइनल 28 तारीख को एकलव्य स्टेडियम आगरा में सभी खेलों का होगा और उसमें सभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, मेडल्स भी दिए जाएंगे और ये खेल का आयोजन हर वर्ष हो, ऐसा हम लोग प्रयास शुरू कर रहे हैं। कल प्रयागराज में देवोत्थान एकादशी में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। संगम सहित अन्य घाटों पर भी बड़ी संख्या में गंगा स्नान करने वाले लोग उपस्थित थे। आश्रम में हवन पूजन किया गया। मां गंगा को लोगों ने नमन किया। उगते हुए सूर्य को लोगों ने अर्घ्य दिया। मां गंगा की आरती उतारी और हजारों दीपों से मां गंगा का किनारा सजाया गया। लोगों ने मां गंगा के दर्शन, पूजन और स्नान के बाद अपने परिवार, समाज के सुख और समृद्धि की कामना की। देव दीपावली मनाई जा रही है और सबसे बढ़िया बात है यहाँ के बच्चों का उत्साह देखिए। इस पूरे फील्ड को 3 हिस्सों में बांटा है। एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल है और एक हैंडबॉल ग्राउंड है और यहाँ रोज 80 से 90 बच्चे खेलने आते हैं। सबसे बड़ी बात है ये और इतने मन से वो आज का दिन आप देखिए, यही असली पूजा है उनको लगता है और हर साल मनाया जाता है देव दीपावली। हम आते हैं यहाँ पे, पहले तो काफ़ी भीड़ होती थी, इस समय कोरोना के थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन किया गया है और पटाखे भी कम बजाए जा रहे हैं। बहुत जल्द जो है 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसी अवसर पर जो है हम लोग पूरा जो है ग्राउंड का वो कर रहे हैं जिससे कि हमारे ग्राउंड में और अच्छे टूर्नामेंट हो सके। अभी हम लोगों ने एक टूर्नामेंट कराया है और साल भर जो है पूरा फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल और बाकी जितने भी हैं प्रतियोगिताएं हम लोगों के आयोजन करने का जो है प्रस्ताव है। हमें आशा है कि हम 150वीं वर्षगांठ की जो है बहुत अच्छी तरह से जो है प्रारंभ कर सकेंगे और साल भर जो है ये मनाएंगे। उसी का जो है आज हम लोगों ने शुरुआत। प्रयागराज के रिंगी ऋषि की तपोस्थली रिंगवेरपुर धाम भगवान श्री राम और निषाद राज की मिलन स्थली में 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। 32वें राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित के श्रीनाथ त्रिपाठी और स्वामी धराचार्य महाराज ने मां गंगा की आरती के साथ किया। 5 दिन तक चलने वाले मेले में अलग अलग दिन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पांडुलिपियों में रामकथा का चित्रण करती हुई दुर्लभ चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस मेले का उद्देश्य भारत में जातीयता के ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना है। अवधपुरी जैसे महान राज्य के उत्तराधिकारी
किस तरह निषाद राज को अपने मित्र बताते हैं और उनके साथ अपनी मित्रता निभाते हैं, यही भारत की मूल भावना है जो लोगों के बीच जानी चाहिए, जिससे जातीयता और गैर बराबरी का मनोभाव लोगों में समाप्त हो। देखिए, यह रामायण मेला इसका एक बड़ा परम पवित्र उद्देश्य है। व्यक्ति के अंदर राम के चरित्र में जितने भी गुण हैं, उन गुणों को अपने जीवन में समाहित करें ताकि हमारे देश में स्वस्थ सच्चरित्र और सद्भावी समाज का निर्माण हो सके। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्तिक एकादशी आज 15 नवंबर को राष्ट्रीय रामायण मेले के 32वां सोपान का शुभारंभ श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज जी ने किया। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी में मछलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जयकृष्ण जेना ने कहा कि सरकार द्वारा देश के अनेक स्थानों पर अनेक प्रजातियों की मछलियों को छोड़ा जा रहा है। अगर उन मछलियों में 10% भी मछलियां बची तो बड़ी संख्या में मछलियों का संवर्धन होगा और गंगा की सफाई भी उन्हीं के द्वारा होगी। ICAR के निदेशक डॉक्टर BK दास ने कहा कि सरकार द्वारा आज मछलियों के संवर्धन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे हमारे मछुआरों की भी आमदनी बढ़े और गंगा की सफाई भी हो। 2 साल के बाद 1 लाख भी बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 50% फीमेल हुआ, 50% मेल हुआ, 50,000 भी फीमेल हो गया एंड 50,000 से भी 25,000 भी ब्रीडिंग किया। एक ब्रीडिंग करने से 1 लाख से 2 लाख फिर बीज मिलेगा। तो धीरे धीरे जो संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है वो थोड़ा बढ़ेगा। एंड हमारा मकसद नहीं है कि ओनली मछली बढ़े। फाइनली कौन इसको पकड़ेंगे? जो यहाँ का जो मछुआरा जो है उनका लाइवलीहुड डेवलपमेंट है हमारा मकसद है। ऐसे नहीं है कि हम हमारे लिए कर रहे हैं। हमारा कोशिश है कि जो हम छोड़ रहे हैं हम वही बताना चाहते हैं हमारे मछुआरे भाई बहन को कि जो हम छोड़ रहे हैं, आप देखिए जो छोटा साइज को मत पकड़िए। आप बड़ा होने के बाद जितना पकड़ना है आपके लिए तो ये है, बड़ा पकड़े। कभी कभी जाल में आ जाता है तो कितना पैसा मिलेगा? 1 रुपया 2 रुपया मिलेगा, लेकिन वो 2 रुपया छोड़ देंगे तो कल 200 रुपया मिलेगा। हम लोग अभी तक 43 लाख जो फिंगरलिंग्स गंगा में छोड़ चुके हैं 3 साल में। तो आप उसमें देखिए जब 10% जैसे साहब ने हमने बोले 4.3 लाख हमारा अभी तक उम्मीद करते हैं। और हम लोग स्टडी किए हैं जो ऐसे कार्प्स जैसे रोहू, काटला, मृगल छोड़ने के बाद भी कालबासु छोड़ रहे हैं। कालबासु है डेट्रीवर्स, नीचे जो आपका स्वेज छोड़ रहे हैं वो खा रहे हैं। और बाकी अपर स्ट्रेच में भी महासीर का प्रबंध है। इस साल हम लोग कुछ जो कंजर्वेशन एस्पेक्ट में भी कुछ टेंगरा मछली, प्रॉन, फ्रेश वाटर प्रॉन और पापदा ये सब छोड़े हैं। तो ये डाइवर्सिटी को बढ़ाएगा और जब ये शोध का जो गंगा का शोध का एक अहम हिस्सा ग्रहण करेगा। जनपद बलरामपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थारू जनजाति ने धूमधाम से मनाई। रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्हें उनके गौरवशाली अतीत से परिचित कराया गया। यह कार्यक्रम नेपाल सीमा के निकट पंचपेड़वा ब्लॉक के थारू बाहुल जनजातीय गांव फोगई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार जनजातियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था, ये लोगों को बताया गया। बरेली में इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली। एक संस्था भीख मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाकर उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहती है। छोटी सी आशा संस्था ने सड़क किनारे होप कैफे खोले हैं, जहां इन बच्चों को भोजन के साथ शिक्षा और संस्कार भी दिए जा रहे हैं। संस्था के लोग इन बच्चों को औपचारिक रूप से शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों को गीत के साथ नए तरीकों से शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बच्चे भीख मांगना छोड़कर भावी जिंदगी का सफर आसानी से पूरा कर सकें और समाज को भी कुछ दे सकें।
हाँ दीदी सिखाते पढ़ना लिखना, हम लोगों से कह रही थी स्कूल जाओगे कुछ दिनों के बाद, हमने कहा दीदी ठीक है। और कई लोगों को खिलाती पिलाती, किसी को खाली नहीं जाने देती हैं, कहती हैं सब बच्चों को लेके आना। जो मेरा नाम सतनाम सिंह है, हम मार्क्स बेचते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, छोटी शासन ने और भीख मांगना बंद करवा दिया। इधर हम खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं और मैम हमें किताबें सब देती हैं। एक छोटा सा प्रयास किया है हमारी एनजीओ छोटी सी आशा ने। हमने कैफ़े होप करके एक बच्चों के लिए कैफ़े लेके आए। अक्सर मैं अपनी गाड़ी से देखती थी इन बच्चों को भीख मांग रहे हैं या जिद कर रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। आदमी क्या करता था, पैसे देके अपनी जान छुड़ा लेता था, जो मुझे अक्सर बुरा लगता था कि ये गलत है। हम अपनी अपना टाइम बचाने के लिए या उस बच्चे को अपने हटाने के लिए उसको 5 रुपए 10 रुपए देके उसको भिखारी और बना दिया। कभी ये नहीं सोचा रुक के 2 बातें करें, उसकी मजबूरियां जाने कि वो आज सड़क पे क्यों है। मुझे कुछ बच्चों से पता चला कि ये तो हेरिडिटी है, ये मतलब दादा के टाइम से चल रही है प्रथा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, 2 महीने नहीं हुए इस एनजीओ को यहाँ पे कैफे होप लाए हुए गांधी उद्यान के सामने। कितने बच्चों ने कहा है हम भीख नहीं मांगेंगे। देखिए हर बच्चा प्यार का भूखा है और छोटी उसकी जो जरूरतें होती है अगर वो पूरी हो जाए उस बच्चे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर हमने शायद इस बात को कहीं गलत समझ लिया, वो उस पैसे से भी जाके आइसक्रीम वगैरह खरीदता था। इसीलिए आज मैं बरेली में जितने लोग हैं सबसे यही कहूँगी, आप सारे बच्चों को मोटिवेट करिए और यहाँ तक ले आइए। हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, हम उनको कोशिश करेंगे उनकी सोच को बदलने की। एक समय था जब गर्मी आते ही बुंदेलखंड प्यास से कराहने लगता था। कभी ट्रेन से तो कभी टैंकरों से लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया जाता रहा है, लेकिन ये सब अब बीते समय की बात हो जाएगा। महोबा जनपद की 263 ग्राम पंचायतों में हर घर नल योजना के अंतर्गत मेन लाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कई गांव तक ये काम पूरा भी कर लिया गया है। पानी की सप्लाई शुरू होने से गांव के लोगों में बहुत खुशी है। उनको शुद्ध पेयजल अब उपलब्ध होगा, जिससे कई बीमारियों से भी निजात मिलेगी। अब लोगों को नदी, नालों और तालाबों से जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। पानी के कारण पलायन कर रहे गांव के लोगों ने अब यहां गृह निर्माण भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों से किया गया वादा पूरा किया है, जिससे इन क्षेत्रों में एक बार फिर जिंदगी वापस आ रही है। पहले ये जो मकान आप देख रहे हैं सामने, ये हमने मिनिमम 1 साल पहले बनवाया था। उस टाइम पे अब पाइपलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं थी जी। उस टाइम पे ऐसा था कि मॉर्निंग, इवनिंग और आई थिंक आफ्टरनून भी हमने हैंड पंप से इतना पानी भरा है अनलिमिटेड। हम ही जानते हैं वो कितना हमने भरा है। फैसिलिटी है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग पानी भी आता है, अच्छा पानी आता है। पहले मुझे कई घंटों पानी के लिए मतलब नल पे जाना पड़ता था, अब पर ऐसी समस्या नहीं हो रही है क्योंकि अब हेड नल का यहीं पर आ रहा है पानी और पर डे आ रहा है। अब जब से नल टोटी अंदर लग गई उससे बहुत सुविधा हो गई है। पहले सड़क पर जाते थे दूर दूर पानी भरने के लिए तो बहुत दिक्कतें थी, अब बहुत सुविधाएं हो गई। सबके घर घर नल लग गया है, मोदी जी ने लगवा दिए, सबके गांव में सबके घर घर लग गया है। पहले सिर पे जाती थी, ले आती थी नलकों से बाल्टियों में। अब जब से लाइन आ गई, जब से घर घर में पानी हो गया जी। अब तो ऐसा है, पहले दिक्कत थी पानी की, अब तो पानी में आने लगा, जैसे घर घर टोंटी की व्यवस्था बन गई। अब धन्यवाद मोदी जी को देंगे, उसने तो पहुंचाया पानी भी। अब ये है हर घर में टोंटी लग गई है, पानी काफी सुविधा हो गया। चित्रकूट के मंदाकिनी सभागार में किसानों को जानकारी देने के लिए तिलहन किसान मेला एवं कृषि वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। रबी सीजन में कम लागत से कैसे अधिक पैदावार ली जाए, इसको लेकर किसानों को जानकारी दी गई। लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम कृषि कल्याण योजनाओं का फायदा उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कृषि यंत्रों का प्रयोग करके भी उन्नत खेती करके लागत को कम कर सकते हैं। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बहुत सारी विधियां और जानकारियां दी जाती हैं। इसीलिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसके साथ एक छोटा सा मेला भी लगाया गया है ताकि उसको देख करके वो समझ सकें। कुछ कृषि यंत्र भी दिए गए हैं जो उनके विभिन्न जो कृषि के कार्य होते हैं उसमें काम आ सकेंगे और
और यहाँ पर उनको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जाएंगी जो उनके खेती बाड़ी को और अच्छा करने में होगा। दूसरा, उनको उन्नतशील बीज भी दिए गए हैं जिनसे उनकी फसलें अच्छी होंगी। तो कुल मिलाकर के कृषि विभाग द्वारा किसानों की खेती को अच्छा करने के लिए, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि हम फसलों को दोगुना कर, किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे, उसी दृष्टि से ये हमारा जो आज रबी गोष्ठी है। बहराइच स्थित करतनिया घाट वन जीव प्रभाग पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। करतनिया घाट घूमने वाले पर्यटकों को इस बार ऑनलाइन बुकिंग कराना होगा। करतनिया घाट में पर्यटक सुबह और शाम को जंगल और बोट की सवारी कर सकते हैं, तो दोपहर में उनको थारू संस्कृति के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। वन विभाग ने करतनिया घाट के पास बसे थारू जनजाति के फकीरपुरी गांव में पर्यटकों के लिए हट की व्यवस्था की है, जहां पर्यटक थारू संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। पर्यटक यहां थारू समाज के बने व्यंजन, थारू नृत्य और लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों को जहां इससे आनंद मिलेगा, वहीं थारू जनजातियों को इससे रोजगार भी मिलेगा। उधर जनपद लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। वन प्राणियों और विभिन्न दुर्लभ वनस्पतियों के प्राकृतिक खजाने से भरपूर दुधवा नेशनल पार्क देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रकृति प्रेमी पर्यटक, शोध और खोजकर्ता यहां के प्राकृतिक परिदृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ बाघ, बारासिंघा और साल सागौन के सुंदर वृक्ष अपनी ओर देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क पर्यटन क्षेत्र के अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र, प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलीय जीव डॉल्फिन के लिए जाना जाने वाला करतनिया घाट भी आज से 15 जून 2022 तक के लिए खोल दिया गया है। जंगल घूमने आए पर्यटक सिंह दुधवा नेशनल पार्क खुलने से बहुत प्रसन्न हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि इस बार दुधवा में पर्यटकों के लिए खासतौर पर गेंडा परिक्षेत्र खोला गया है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करेगा। मतलब देश के ऊपर से निश्चित तौर पर टल जाएगा, और जो पर्यटक हैं जिनको पिछले बार निराश होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी कोरोना की वजह से, वैसी स्थिति नहीं आने पाएगी। इस पर काफी कुछ जो है नया किया गया है यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर, और एक ये नए कलेवर में इसको पेश करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूर्वांचल को गति देने के लिए तैयार योगी सरकार के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में आएगा बदलाव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह, बदलते दौर में पहुंच रहा है पूर्वांचल का विकास, लोग हैं प्रसन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएजी के ऑडिट दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी सही जानकारी के आधार पर बन रही योजनाओं से देश के लोगों को मिल रहा है लाभ। और प्यासे बुंदेलखंड के लोगों को उपलब्ध होने लगा है हर घर नल योजना से पेयजल। पलायन कर रही आबादी धीरे धीरे गांव में हो रही है वापस। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।